नमस्कार दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबर में। हमेशा की तरह ग्लोबल इकोनॉमी की न्यूज़ से हम शुरुआत करेंगे आज के न्यूज़ के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट का एक अपडेट लेते हैं, जहां पर मेनली हम यूएस मार्केट्स, ऑयल मार्केट्स की बात करेंगे। तो कल जब यूएस के मार्केट्स ओपन हुए तब इनिशियली S&P 500, डाउ जोन्स, देवर डाउन। अब एक फाइनल ट्रेडिंग मंथ शुरू हुआ है इस साल का। हाउएवर सेंटिमेंट जो थी वो ओवरऑल एक ऑप्टिमिज्म वाली ही थी, ऑल्दो इंडेक्सेस कल के दिन डाउन दिख रहे थे, लेकिन एक हम जनरल ट्रेंड देखें तो वो एक ऑप्टिमिज्म वाला ट्रेंड है। ये जो सेंटिमेंट है ये क्यों आ रहा है? ये इसी वजह से आ रहा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन थोड़े बहुत बढ़ गए हैं कि फेडरल रिजर्व जो है वो एक क्वार्टर पॉइंट यानी 0.25% का जो रेट कट है वो आने वाले अपकमिंग दिसंबर मीटिंग में देगा। जो जो ऑड्स है यानी जो चांसेस है इस रेट कट के वो ड्रामेटिकली बढ़ गए हैं टू ऑलमोस्ट 88% एज पर द इकोनॉमिस्ट्स। एंड मेनली इट इज बिकॉज ऑफ द डॉविश सिग्नल्स जो फेडरल ऑफिशियल्स की तरफ से मिल रहे हैं। डॉविश सिग्नल्स बेसिकली मीन कि एक एक्सपांशनरी स्टांस, एक रेट कट वाला सिनारियो फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल्स चाहते हैं। मार्केट्स इस चीज पर भी फोकस कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का अगला कैंडिडेट फॉर फेडरल रिजर्व चेयरपर्सन कौन होगा। तो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो यही मानी जा रही है कि जो भी ट्रंप का ज्यादा क्लोज एलाई होगा उसी को फेडरल रिजर्व का नेक्स्ट चेयरमैन घोषित किया जाएगा। तो ये एक और इस चीज पर सिग्नल कर सकता है कि ये ओवरऑल एक एक्सपांशनरी स्टांस होगा, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि रेट्स जो है वो कट हो। तो ओवरऑल सिग्नल इसी पर करंटली दिख रहा है कि जो भी नया फेडरल रिजर्व का चेयरपर्सन आएगा वो ऑब्वियसली अगर ट्रम्प का अलाय रहा तो वो खुद भी वही चाहेंगे कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपने रेट्स में जो कट है वो और भी एग्रेसिव करे। वहीं अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें कल, तो वो 1% से बढ़े क्योंकि ओपेक प्लस जो कंट्रीज है, ऑयल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, उन्होंने अपना प्लान रीअफर्म किया कि वो आउटपुट जो है वो स्टेडी रखने वाले हैं। एंड रिसेंट टाइम्स में रशिया के जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक्स होने की वजह से कुछ सप्लाई कंसर्न्स बढ़ गए हैं। द की टेक अवे हियर इज कि एक पोटेंशियल फेडरल रिजर्व का रेट कट एंड एक मोर डॉविश फेडरल रिजर्व लीडरशिप यानी मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स रेट कट, ऐसी लीडरशिप अगर आती है तो वो इक्विटीज के लिए एक शॉर्टर टर्म में एटलीस्ट एक सपोर्ट हो सकती है। वहीं अगर ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ओपेक प्लस ने आउटपुट जो है वो स्टेबल रखा है टू कीप प्राइसेस इन चेक। अब इंडियन इकोनॉमी की ओर बढ़ेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करने से पहले मैं जस्ट आपको बता दूं, हमारी वेबसाइट invested.in पर करंटली काफी अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट चल रहे हैं। मॉडल पोर्टफोलियो जैसे प्रोडक्ट पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके लिए आपको यूज करना है कूपन कोड MP50। हमारी वेबसाइट पर अगर आप जाकर चेक करोगे तो आपको हमारे सारे ही 13 मॉडल पोर्टफोलियोज वहां पर दिखेंगे, जहां पर हमने डिटेल में हर एक पोर्टफोलियो की मेथोडोलॉजी, उनका परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें वहां पर डॉक्यूमेंट की है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप जरूर हमारी वेबसाइट invested.in चेक करें। अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगे तो डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो MP50 कूपन कोड यूज करने पर आपको ये डिस्काउंट का एक बहुत अच्छा फायदा उठाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। चलिए हम न्यूज़ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी की बात हमें करनी होगी। सबसे पहले बात करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स की। तो IIP नंबर्स यहाँ पर सामने आए हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स सामने आए हैं जो 14 मंथ लो पर पहुंच गए हैं ऑफ 0.4%। तो दिसंबर के स्टार्ट में जो नंबर्स आते हैं वो अक्टूबर मंथ के लिए होते हैं, तो अक्टूबर मंथ के नंबर्स उतने एनकरेजिंग नहीं है। जो स्लो डाउन है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो इन लाइन है विद द परफॉर्मेंस ऑफ द कोर इंडस्ट्रीज, राइट, जहां पर ग्रोथ ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 0% तक चली गई है, विच इज अ 14 मंथ लो। तो 8 कोर इंडस्ट्रीज यहाँ इसमें शामिल होती है, जिसमें कोल आता है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मिला के 40% होते हैं ऑफ द IIP विच इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये एक शार्पेस्ट पुल बैक जो आया है यहाँ पे वो मेनली कोल की वजह से आया है, जहां पर आउटपुट 8.5% से घट गया है फॉर दिस मंथ। जो एक ट्रेंड हमें अगस्त में दिखा था वो अब रिवर्स हो गया है इन टर्म्स ऑफ कोल प्रोडक्शन। ये जो डिक्लाइन है वो मेनली इस वजह से आया है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो 7.6% से घट गया है ड्यूरिंग दिस मंथ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड परफॉर्मेंस इंप्लीमेंटेशन जिन्होंने ये डेटा जारी किया है, उनका ये कहना है कि स्लोअर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ का एक मेन रीजन ये हो सकता है कि अक्टूबर मंथ में नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम रहे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दशहरा एंड दिवाली। एंड इसी वजह से ये जो इंक्रीज आया है IIP नंबर्स में, दैट हैज कम आउट टू बी लोएस्ट सिंस अगस्त 2024। अगर हम विद इन सेक्टर्स बात करें तो आउटपुट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वो सिर्फ 1.8% से बढ़ा है फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जबकि सितंबर के मंथ में ये 4.8% था। माइनिंग एक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये सारे ही कम हो गए हैं बाय 1.8 एंड 6.9% रिस्पेक्टिवली।
जो मेन थ्री सेक्टर्स है यहाँ पे, जैसे माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इनके अक्टूबर मंथ के नंबर्स आर -1.8, 1.8% एंड -6.9% की ग्रोथ। तो ओवरऑल ग्रोथ नंबर्स काफी सबड्यूड रहे अगर हम मेन सेक्टर्स की बात करें तो। द की टेक अवे हियर इज कि एक वीक आईआईपी डेटा सिग्नल करता है कि शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक सॉफ्टनेस यहां पर हो सकती है। हालांकि सिर्फ एक मंथ के डेटा पर इसको कंक्लूड नहीं करना चाहिए, बट ऑब्वियसली एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो है वो हमें आने वाले मंथ्स में पता चलेगा। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो मॉडरेट हो गया है टू $12.3 बिलियन फॉर द सितंबर क्वार्टर। तो करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD जिसे कहते हैं, वो बेसिकली एक डिफरेंस है बिटवीन हाउ मच इंडिया अर्न्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड हाउ मच इट स्पेंड्स, राइट। तो जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में ये जो गैप है वो स्मॉल हो गई, वो छोटी हो गई है, जो ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज है, राइट। सो डेफिसिट $12.3 बिलियन का रहा, विच इज मच लोअर देन $20.8 बिलियन जो पिछले साल के सेम पीरियड में हुआ करता था। ये जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो मेनली क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया ने एक्सपोर्ट्स जो है ऑफ गुड्स टू द यूएस वो ज्यादा किए, मेनली बिकॉज ऑफ टैरिफ वरीज। तो एक फ्रंट एंडिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स जिसे हम कहते हैं, यानी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स जल्दी हो जाना, क्योंकि टैरिफ के फियर्स की वजह से सारे जो यूएस में जो इंपोर्टर्स है वो अपना गुड्स जो है वो जल्दी डिमांड कर रहे थे, राइट। इसके अलावा इंडिया का जो सर्विस एक्सपोर्ट है, जैसे आईटी, कंसल्टिंग, बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज, इसकी ग्रोथ अभी भी काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। तो मनी दैट इज अर्न फ्रॉम सर्विसेज इट वेंट अप फ्रॉम $44.5 बिलियन टू $50.9 बिलियन, राइट। बहुत सारे इंडियंस जो अब्रॉड रहते हैं वो दे सेंड देयर मनी बैक होम टू टू देयर फैमिली, राइट। तो उसमें जो इंक्रीज हुआ है वो भी काफी बड़ा इंक्रीज है। $34.4 बिलियन से वो $38.2 बिलियन हो गया है। तो इससे भी इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होने में मदद मिलती है। लेकिन इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, यानी टोटल मनी फ्लोज इन एंड आउट, उसमें एक बड़ा यहाँ पर डिफरेंस आ गया है, क्योंकि जो सरप्लस था पिछले साल का वो अब एक $10.9 बिलियन का डेफिसिट हो गया है इस साल में। सो गोइंग अहेड, इंडिया का जो सर्विसेज सेक्टर है दैट विल कंटिन्यू टू रिड्यूस दिस डेफिसिट, लेकिन हायर टैरिफ्स एंड ऑब्वियसली टेम्पररी एक्सपोर्ट्स में जो बूस्ट आया है वो प्रेशर डाल सकता है गुड्स एक्सपोर्ट पर, क्योंकि जब ये फ्रंट एंडिंग होता है तो ओवरऑल एक सेंटिमेंट होती है कि ये जो चीज़ है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो ऐसा अगर होता है तो हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का आने वाले समय में और बढ़ जाए। एंड दैट वाज आवर की टेक अवे फॉर दिस न्यूज। नेक्स्ट बात करेंगे जीएसटी कलेक्शंस की, जो स्लो हो गए हैं टू अ 12 मंथ लो ऑफ 1.7 लाख करोड़। हालांकि ये जो ग्रोथ रेट है वो सिर्फ 0.7% है, जो स्लोएस्ट है सिंस द पैंडेमिक, एंड दिस इज व्हाट द प्रोविजनल डेटा इज शोइंग। तो 1.7 लाख करोड़ नवंबर के लिए, अक्टूबर के मंथ में ये आंकड़ा 1.96 लाख करोड़ था, राइट। तो एक बड़ा डिक्रीज है अगर हम मंथ ऑन मंथ कंपेयर करें तो। ईयर ऑन ईयर में सिर्फ 0.7% का ग्रोथ है। हालांकि हमें यह ध्यान में रखना है कि दिस इज अकाउंटिंग फॉर द न्यू रेट्स ऑफ जीएसटी रेशनलाइजेशन हुआ था ऑन 22 सितंबर। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों पर, स्पेशली एसेंशियल चीज़ों पर अगर जीएसटी रेट कम हो जाए तो जीएसटी कलेक्शन कम हो जाएगा। नेट जीएसटी कलेक्शंस जो है वो बढ़ गए हैं बाय 1.3%, एंड डोमेस्टिक रेवेन्यू जो है दैट डिप्ड 1.5% इन डोमेस्टिक जीडीपी नंबर्स की अगर बात करें तो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का जो लेटेस्ट स्टाफ रिपोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज लाइकली टू रिमेन फर्म डिस्पाइट द यूएस टैरिफ ड्रैग, मेनली बिकॉज ऑफ जीएसटी रेट कट्स। तो जीएसटी के रेट कट्स का जो इफेक्ट है वो तुरंत समझ में नहीं आता है। इट रिमेन्स टू बी सीन कि एक लॉन्गर टर्म में कैसे इसका इफेक्ट आएगा। इकोनॉमिस्ट्स हाउएवर एक चेतावनी, एक कॉशन यहां पर दे रहे हैं कि जो रिसीट्स है दे में सॉफ्टन इवन इन द कमिंग मंथ्स, यानी जीएसटी कलेक्शन आने वाले समय में भी कम हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो 9 मंथ लो को चली गई है एट 56.6 इन द मंथ ऑफ नवंबर। अगर हम सेक्टर वाइज डेटा देखें फॉर सितंबर अक्टूबर 2025, तो जो फर्स्ट 2 मंथ्स है आफ्टर द जीएसटी ओवरऑल, तो उसमें टेक्सटाइल जैसी चीज उसकी जो ग्रोथ रेट है वो अब कम हो गई है, राइट। क्योंकि सिर्फ 8% से ग्रोथ दिखी है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जबकि सितंबर के मंथ में ये 12% देखी गई थी। इसके अलावा टू व्हीलर्स एंड बाइसिकल्स में भी जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा घट गया है, राइट। सो द की टेक अवे ऑफ कोर्स हियर इज कि एक सॉफ्ट जीएसटी कलेक्शन हिंट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक मॉडरेशन हो रहा है आफ्टर द रीसेंट टैक्स कट्स। नेक्स्ट हमें बात करनी होगी इंडिया के इलेक्ट्रिक कार मार्केट की। चाइनीज ब्रांड्स अब 1/3 मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिक कार मार्केट में। तो एक इंटेंस बैटल अब बनता हुआ दिख रहा है बिटवीन लेगेसी होम ग्रोन ब्रांड्स इन इंडिया, राइट, लाइक टाटा मोटर्स, एंड cash rich Chinese heavyweight companies for their supremacy in the Indian
इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट। तो चाइनीज ब्रांड्स या फिर ब्रांड्स जो चाइनीज कंपनीज के थ्रू बैक्ड है, चाइनीज इन्वेस्टर्स के थ्रू बैक्ड है, उनका प्रेजेंस इंडिया के ईवी मार्केट में काफी बढ़ गया है इन द लास्ट 12 to 18 months, मेनली बिकॉज ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, steady expansions in the number of showrooms. So, according to FADA, which is Federation of Automotive Dealers Association, 1 in 3 cars sold in the country is currently of a company which has a Chinese connection. So, JSW, MG Motor, BYD, Volvo, ये जो 3 companies है, they together control 33.3% of India's electric passenger market, जो काफ़ी चेंज हो गया है फ्रॉम 2020, क्योंकि 2020 में टाटा मोटर्स के पास 85% का शेयर था यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स में, राइट। बिटवीन जनवरी एंड अक्टूबर ऑफ दिस ईयर ये जो 3 कंपनीज है, इन्होंने मोर देन डबल किए अपने सेल्स को, 165% से अपना जो वॉल्यूम ग्रोथ है उनका इस पीरियड में हुआ है। एंड ये जो ग्रोथ इन इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स है, दैट इज मेनली ड्रिवन बाय दीज चाइनीज कंपनीज। विद द रिसेंट इंप्रूवमेंट इन चाइनाज रिलेशंस विद इंडिया, तो जो बिगेस्ट कार मेकर है BYD, वो होप कर रही है कि उनको फ्यूचर में एक ग्रीन सिग्नल मिले टू एक्सपांड ऑपरेशंस इन द कंट्री। तो करंटली वो ये सारे कार्स जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, पर हो सकता है BYD का आने वाले समय में एक प्लान होगा कि उनको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी सेटअप करना है इन इंडिया, जिससे उनको इंडियन मार्केट्स को टैप करने के लिए एक मेजर पोटेंशियल मिल जाएगा। द की टेक अवे हियर इज कि राइजिंग चाइनीज कॉम्पिटिशन जो है, दैट इज गोइंग टू इंटेंसिफाई द प्रेशर ऑन इंडियन कंपनीज, द इंडियन ईवी मार्केट, स्पेशली टाटाज लॉन्ग हेल्ड डोमिनेंस इन द ईवी स्पेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टॉक वाइज न्यूज की ओर। सबसे पहले हमें बात करनी होगी फार्मा कंपनी वोखार्ट की, जिनके शेयर्स 20% से कल बढ़े, मेनली बिकॉज ऑफ US FDA एक्सेप्टिंग द फर्म्स न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर एंटीबायोटिक कॉल्ड जेनिक, राइट। सो कंपनी ने अनाउंस किया कि US FDA ने फॉर्मली उनका न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA जिसे हम कहते हैं फार्मा की भाषा में, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो ड्रग है जेनिक, दैट मेनली टारगेट्स कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस विच आर कॉज्ड बाय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज को टारगेट करने वाला ये ड्रग है। ये जो एक्सेप्टेंस है, ये कंपनी का कहना है कि एक ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट है, नॉट जस्ट फॉर वोखार्ट बट फॉर द एंटायर फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इन हिस्ट्री दैट एक NDA फॉर अ न्यू केमिकल एंटिटी फ्रॉम एन इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज बीन फाइल्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द US FDA। वोखार्ट का ये कहना है कि US FDA जो है, दैट हैज ग्रांटेड फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन टू जेनिक, क्योंकि दे रियलाइज इट्स पोटेंशियल टू एड्रेस अर्जेंट एंड अनमेट मेडिकल नीड्स। जो साइंस ड्रिवन प्रोग्राम है टू डेवलप जेनिक, ये एक्चुअली इनिशिएट हुआ था बाय वोखार्ट इन 2011। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि कैसे एक लाइफ साइकिल होती है ड्रग की। 2011 से स्टार्ट हुई एक रिसर्च की जर्नी, अब जाकर एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची है जहां पर वोखार्ट के लिए एक मेजर रेवेन्यू ड्राइविंग सोर्स इन फ्यूचर हो सकता है। द की टेक अवे हियर इज कि जो हिस्टोरिक FDA हुआ है, इससे वोखार्ट का आउटलुक जो है वो काफ़ी बूस्ट हुआ है, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। एंड हो सकता है अगर इस ड्रग की एक लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी हो तो दैट माइट अनलॉक स्ट्रॉन्ग वैल्यू इफ द अप्रूवल प्रोग्रेसेस। बजाज फाइनेंस इज गोइंग टू सेल 2% स्टेक इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जिससे वो रेस कर पाएंगे 1740 करोड़। सो प्रोमोटर कंपनी बजाज फाइनेंस जो है, जिन्होंने हाल ही में अपनी सब्सिडरी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, लगभग 1 साल हो गया है अब, उसका IPO किया था। तो नाउ बजाज फाइनेंस इज गोइंग टू सेल अप टू 2% स्टेक इन द कंपनी इन 1 or more tranches, जिससे ऑफ कोर्स बजाज फाइनेंस विल बी एबल टू रेज 1740 करोड़। सो एज एट द एंड ऑफ सितंबर क्वार्टर, बजाज फाइनेंस के पास अराउंड 88.7% स्टेक था इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बचा हुआ स्टेक जो है वो जनरल पब्लिक के पास था। अब रूल सेबी का ये है कि अगर कोई कंपनी लिस्ट होती है तो लिस्ट होने के 3 years के अंदर आपको आपकी जो शेयर होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, वो 75% या फिर उससे नीचे ले जानी होती है। करंटली प्रोमोटर होल्डिंग इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज 88.7%। तो उनको एज पर ट्रांच बेस्ड प्रोसेस बजाज फाइनेंस का ये प्लान है कि वो आने वाले समय में अपनी जो स्टेक है इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस वो धीरे धीरे कम करे। करंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस हैज अ मार्केट कैप ऑफ अराउंड 87,000 करोड़। कंपनी का ये कहना है, बजाज फाइनेंस का ये कहना है कि इन सिंगल और मल्टीपल ट्रांचेस बिटवीन December 2nd to February 2026 कंपनी जो है अपनी स्टेक धीरे धीरे इस कंपनी में कम करेगी। द की टेक अवे हियर इज कि ये जो स्टेक सेल है, ये स्ट्रेंथन करता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कैपिटल बेस अहेड ऑफ अ ग्रोथ एंड रेगुलेटरी माइलस्टोन्स, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में कंपनी विल आल्सो रेज मनी इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टेक सेल। एंड ऑफ कोर्स इससे बजाज फाइनेंस को एज अ प्रोमोटर भी बहुत बड़ा एक फ्लोट मिल जाता है विच इट कैन यूज टू फर्दर इट्स लेंडिंग बिजनेस। गवर्नमेंट टू डाइवेस्ट अप टू 6% स्टेक इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाया ऑफर फॉर सेल, इससे
गवर्नमेंट का ये एम है कि वो अराउंड 2600 करोड़ पैसा जो है वो रेस करें। तो एज पर सम ऑफ द रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट अप टू 6% स्टेक जो है वो ऑफलोड करने वाला है इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। Currently, Center holds around 79.6% stake in this bank, in Bank of Maharashtra, and जो dilution है that will help bring the government shareholding below 75%। जैसा कि हमने लास्ट न्यूज में ही डिस्कस किया कि 75% से नीचे आपको शेयर होल्डिंग रखनी होती है। हालांकि गवर्नमेंट कंपनीज को ये रूल नहीं होता है, पर फिर भी आरबीआई के एक डायरेक्टिव के मुताबिक अगस्त 2026 तक सारे पीएसयू बैंक्स में भी जो गवर्नमेंट को अपनी स्टेक है वो 75% से नीचे लानी है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में, मतलब लगभग एक साल पहले ही 3500 करोड़ का एक क्यूआईपी जो है वो रेस किया था, जहां से उन्होंने एक अच्छा कैपिटल बफर जो है अपने बैलेंस शीट पर बना लिया था। पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिसेंट टाइम्स में काफ़ी स्पॉटलाइट में रही है, जब निर्मला सीतारमन ने लास्ट मंथ ही इंडिकेट किया कि उन्होंने वर्क इनिशिएट कर दिया है ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ कंसोलिडेशन बिटवीन ऑल द स्टेट रन लेंडर्स। तो बहुत सारे पीएसयू बैंक है अभी भी जो जिनमें स्टेक अभी भी गवर्नमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है आने वाले समय में एक कंसोलिडेशन वहाँ पर हो सके, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि कैसे ये जो मर्जर है वो गवर्नमेंट इनिशिएट करने वाला है। द की टेक अवे हियर इज कि जो ओएफएस है दैट विल इंप्रूव द फ्री फ्लोट एंड कैपिटल पोजीशन, बट इससे एक शॉर्ट टर्म स्टॉक का सप्लाई जो प्रेशर है वो भी बढ़ सकता है, एंड हो सकता है इससे स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट भी हो जाए। इसी के साथ हमारी न्यूज़ यहीं पर खत्म होती है। अब आता है हमारा फाइनल सेक्शन विच इज़ द बिलीव इट और नॉट सेक्शन। तो पिछले कुछ वीडियोस से मैं हमेशा कुछ दिलचस्प कंट्रीज के इकोनॉमीज की बात कर रहा हूँ, राइट। आज ऐसी एक कंट्री की हम बात करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड नॉरू। आप शायद सोचेंगे कि कैसे अजीबोगरीब कंट्रीज की बात यहाँ पर की जा रही है मेरे द्वारा इस सेक्शन में, पर काफ़ी दिलचस्प कहानी है इस कंट्री के इकोनॉमी की। तो नॉरू करके एक छोटा सा एक आइलैंड है, राइट। सिर्फ 21 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये देश है, पैसिफिक ओशन में स्थित है ये, एंड कोई भी बड़ी कंट्री से काफ़ी दूर है ये, राइट। तो दिस कंट्री इनफैक्ट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन 1970s 80s। अगर हम जीडीपी पर कैपिटा की बात करें, राइट, जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन भी वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 10-15,000 की पॉपुलेशन उस कंट्री की है, लेकिन 1970s 80s में इस कंट्री का जीडीपी पर कैपिटा वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट, इनफैक्ट हाईएस्ट इन द वर्ल्ड रहा करता था। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि यहाँ पर इस आइलैंड पर फॉस्फेट के डिपॉजिट, फॉस्फेट करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है, उसके डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते थे। अब ये क्यों यहाँ पर जमा हुए थे? क्योंकि ये जमा हुए थे फ्रॉम बर्ड्स ड्रॉपिंग्स, राइट। तो एक बर्ड के ड्रॉपिंग से बना हुआ एक बड़ा फॉस्फेट डिपॉजिट इस कंट्री के पास था। ये जो इस फॉस्फेट का जो एक्सपोर्ट था दैट फंडेड द कंट्रीज हेल्थ केयर, टैक्सेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लग्जरी इंपोर्ट्स यहाँ पर होते थे, कंट्री की सारी चीजें बहुत ही अच्छी चल रही थी। पर फॉस्फेट जैसा जो मिनरल है वो लिमिटेड होता है, राइट। 21 स्क्वायर किलोमीटर्स की एक कंट्री है, कितने ही फॉस्फेट डिपॉजिट्स यहाँ पर होंगे, एक टाइम पर ये ऑब्वियसली खत्म होने वाले थे। तो फॉस्फेट माइनिंग जो है वो अनसस्टेनेबली किया गया, विच डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट 80% ऑफ द लैंड। अब वो लैंड यूज भी नहीं हो सकती, राइट। 1990s में जो फॉस्फेट के रिजर्व्स है इस कंट्री के वो खत्म होने लगे। कंट्री ने क्या किया था पैसे का जो उनको फॉस्फेट के एक्सपोर्ट से मिले थे, उन्होंने कुछ जगहों पर इन्वेस्ट किए थे इन सम ऑफ द रियल एस्टेट, लेकिन बहुत सारे पैसे उन्होंने ऐसी जगह पर लगाए जो एक बहुत ही बड़ी फील्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। इनफैक्ट उन्होंने कुछ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स रन की इस कंट्री ने, राइट। कुछ ऑफशोर बैंकिंग करने की कोशिश की, उन्होंने एक म्यूजिकल प्ले में पैसे इन्वेस्ट किए, राइट। तो ये जिन जगहों पर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, ऑब्वियसली नॉर्मल फाइनेंशियल प्लानिंग, नॉर्मल वेल्थ मैनेजमेंट यही कहता है कि ऐसी चीजों में हमें पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए, राइट। इससे हुआ ये कि कंट्री का जो रिमेनिंग नेशनल वेल्थ था वो ड्रेन होने लगा, एंड ऑफ कोर्स इससे आज की तारीख में अगर हम बात करें तो कंट्री इज वेरी क्लोज टू अ डीप बैंकरप्सी, क्योंकि फॉस्फेट रिजर्व्स खत्म हो गए, उस जगह पर कुछ नहीं कर सकते। 80% ऑफ द लैंड इज नॉट फर्टाइल एट ऑल, वहां पर कुछ नहीं उगाया जा सकता, राइट। तो अब कंट्री के पास कोई मेजर सोर्स है नहीं, राइट। करंटली इट सर्वाइव्स मेनली ऑन एक्सटर्नल सपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया का एक ऑफशोर डिटेंशन सेंटर है, वो ये देश चलाता है करंटली। इसके अलावा कंट्री के पास कोई मेजर इनकम करंटली नहीं है। इनफैक्ट नॉरू इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट ओबीज, सबसे ज़्यादा मोटापा होने वाला देश माना जाता है, क्योंकि कंट्री में जो भी चीज़ इंपोर्ट की जाती है वो बहुत महंगी हो जाती है, राइट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो कैंड फूड ही वहाँ पर लोग खाते हैं। कैंड फूड खा के ओबेसिटी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया है। तो कैसे, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ कि देश बहुत छोटा है, ऐसे देश की शायद बात कहीं पे होती भी नहीं होगी, पर मुझे इनका ये जो इकोनॉमिक राइज एंड फॉल है वो काफ़ी दिलचस्प लगा,
एंड मैं इसलिए मैं चाहता था कि मैं ये आपके साथ बिलीव इट और नॉट में शेयर करूं। इसी के साथ हमारे आज का ये न्यूज़ का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। जैसा कि मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था, हमारी वेबसाइट investindia.in पर बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं करंटली। MP50 ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो, हमारे प्रोडक्ट्स जैसे कि स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये प्रोडक्ट्स देख सकते हैं। हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, उनकी मेथोडोलॉजी आप पढ़ सकते हैं, उनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रांसपेरेंटली हमने डिस्क्लोज करी हुई है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट investindia.in को ज़रूर विजिट करें। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर भी करें विद मैक्सिमम पीपल। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।